Hello students, myself is Surendra Kumar Vishwakarma, lecturer from Sarada David College. Today I will discuss with you the topic from psychology, the important 100 facts of main facts of psychology. यानी कि आज की क्लास में हम साइकोलॉजी के या मनोविज्ञान के जो 100 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसका फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो आज इनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद ये 100 की सीरीज होगी। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 के अकॉर्डिंग ये वीडियोस बनाए जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था गेट्स ने। इसके बाद आगे देखते हैं, कोई भी बालक सीखना शुरू कब करता है? तो वह जन्म से सीखना शुरू करता है। इसके बाद क्षमता विकास का दूसरा नाम कौशल विकास। क्षमता विकास का दूसरा नाम क्या है? कौशल विकास है, क्योंकि व्यक्ति की क्षमता जिस प्रकार से बढ़ती जाती है उसका कौशल भी उसी प्रकार से बढ़ता जाता है। तो क्षमता विकास का दूसरा नाम क्या है आपका? कौशल विकास। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही उसका अधिगम प्रतिफल कहलाता है कि उसके व्यवहार में, बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। तो ये क्या है आपका? ये आप बालक का अधिगम प्रतिफल कहलाता है कि बालक के व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं? बालक का अधिगम प्रतिफल कहते हैं। इसके बाद अगला जो आपका फैक्ट है वो है, रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंध कौन कौन से हैं? तो रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंध है। एक बालक का शिक्षक से संबंध है, दूसरा बालक का समाज से संबंध है और तीसरा बालक का विषय से संबंध है। इसके बाद अगला फैक्ट है आपका, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बनाया। कैसा बनाया? बाल केंद्रित। इससे पहले अगर हम प्राचीन शिक्षा की बात करें, जो हमारे ट्रेडिशनल या परंपरागत शिक्षा विधि थी, तो उस समय शिक्षा कैसी थी? शिक्षक केंद्रित। और जिस प्रकार से मनोविज्ञान का विकास हुआ तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया। इसके बाद देखते हैं, किशोरावस्था के मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो अगर हम शारीरिक लक्षणों की बात करें तो उसमें शारीरिक परिवर्तन होता है। बच्चे का संवेगात्मक समस्याएं भी बच्चे को बहुत सारी होती हैं। उस समय अस्थिरता की समस्या होती है। तो कह सकते हैं कि बहुत मुख्य लक्षण कह सकते हैं जो कि किशोरावस्था में होते हैं। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद किस प्रकार से करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद निम्न प्रकार से करता है। जैसे मान लीजिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है बालक के विकास करने में शिक्षक की मदद करता है, बालक का स्वभाव और उसके व्यवहार को जानने में उसकी मदद करता है। इसके साथ ही साथ जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बालक के चरित्र निर्माण करने में भी शिक्षक की मदद करता है। इसके बाद देखते हैं कि मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। मनोविज्ञान की कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो जो आत्मनिरीक्षण विधि है वो मतलब वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। इसके बाद देखते हैं, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था। यह किसने कहा था? तो ये देखते हैं, इसको कहा था स्टोनले हॉल ने। स्टोनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था है, एडोलेसेंस है, वो संघर्ष, तूफान व तनाव व विरोध की अवस्था है। इसमें बच्चा बहुत अपोज करता है, बहुत ही मतलब उसके मन में संघर्ष चलता रहता है, तूफान जैसा चलता रहता है, बहुत वो तनाव या टेंशन में रहता है। तो किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। इसको किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। ये अधिकांशतः फैक्ट पूछा जाता है। इसके बाद सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था वुडवर्थ ने। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे के फैक्ट हैं कि थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य 3 जो नियम हैं, मुख्य नियम हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका तत्परता का नियम,
दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम। तो ये थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम हैं। और इसके बाद हम आगे देखते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके मुख्य रूप से 3 लक्षण होते हैं। ये है उसकी सहनशीलता, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो सहनशील होगा, आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। इसके साथ साथ जो उसका संवेगात्मक परिपक्वता है यानी इमोशनल मैच्योरिटी कह सकते हैं उसके, तो सेंसिबिलिटी भी उसकी अच्छी होगी, मैच्योरिटी अच्छी होगी, वो इमोशनल मैच्योर होगा, भावुक नहीं होगा। इसके बाद अगला फैक्ट है कक्षा में परस्पर संवाद से उभर कर आता है। अगर कक्षा में परस्पर हम संवाद कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, तो उससे क्या उभर कर आता है, तो उससे कोई ना कोई विचार या थॉट उभर कर आता है। इसके बाद अगला फैक्ट है कि छात्र की उपलब्धि किस पर निर्भर करती है। तो छात्र की उपलब्धि स्वप्रत्यय यानी उसका जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट पर निर्भर करती है। बुद्धि छात्र की इंटेलिजेंसी पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ बच्चे की जो रुचि है, तो रुचि पर या इंटरेस्ट पर भी निर्भर करते हैं उसके जो उपलब्धि अचीवमेंट्स होती है। इसके साथ साथ अभिप्रेरणा या मोटिवेशन पर डिपेंड करती है। तो छात्र की उपलब्धि किस पर डिपेंड करती है, उसके कॉन्सेप्ट पर और उसके इंटेलिजेंसी पर, उसके मतलब इंटरेस्ट पर और उसके मोटिवेशन, ठीक है, कितना उसको मोटिवेट किया जा रहा है। इसका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो इसको मुख्य रूप स्पीयरमैन ने दिया था। इसके बाद कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो संवाद मूलक होना चाहिए, उसमें डिस्कशन होना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। शिक्षक हर चीज मतलब बच्चे से पूछे और बच्चे उसका प्रत्युत्तर दें। तो इस प्रकार से कक्षा कक्ष का शिक्षण कैसा होना चाहिए, डिस्कशन युक्त होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि किशोरों की अगर मुख्य क्षमताएं देखते हैं, किशोरों की मुख्य क्षमताएं कौन कौन सी हैं, तो आगे देखते हैं हम किशोरों की जो मुख्य क्षमताएं हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। किशोरों की मुख्य क्षमताएं हैं, जैसे उनके पास पहली क्षमता है तार्किकता, किशोर बहुत लॉजिकली सोच लेते हैं, तार्किक। इसके बाद दूसरा है अमूर्त चिंतन, जो चीज हमारे पास सामने ना हो, ठीक है, उसको भी उसके बारे में भी सोच लेते हैं। इसके बाद तीसरा है निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर भी किशोरों में बहुत अधिक होती है। तो ये किशोरों की मुख्य क्षमताएं हैं, मैं मुख्य कह सकते हैं इनकी कैपेसिटी है, स्किल्स हैं जो किशोरों के पास होते हैं, जबकि ये मतलब चाइल्डहुड में या बचपन में बच्चों के पास नहीं होते हैं। तो ये किशोरों के मुख्य रूप से कह सकते हैं विशेषताएं हैं। इसके बाद किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं, तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को अभियोग्यता कहते हैं। तो ये आपका लास्ट पॉइंट है कि मस्तिष्क का अधोमुखी, मस्तिष्क अधोमुखी भी कह सकते हैं, अधोमुखी मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत का विकास किस प्रकार से होता है, तो मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत में विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। तो ये आज 20 फैक्ट 100 सीरीज के हैं। इसके बाद जो इसका पार्ट 2 डालेंगे तो उसमें भी आपको आगे के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वो भी दिए जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करें। थैंक यू।